वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा वही टॉपिक चल रहे थे, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, एंड टुडे वी विल डू अबाउट नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर, दैट इज फिनाइलकीटोन्यूरिया। लास्ट वीडियो में हमने सिकल सेल एनीमिया किया था और हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा था। तो सिकल सेल एनीमिया है वो क्या था, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है वो अफेक्टेड हो जाती है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन ऑफ जीन। Now we will continue our topic and today we will discuss about phenylketonuria. Phenylketonuria. Phenylketonuria है ये हमारी कैसी डिजीज है? This is the disease. Phenylketonuria is autosomal. It is inborn metabolic disorder. Inborn metabolic disorder. This is phenylketonuria is inborn metabolic disorder. Inborn metabolic disorder है, इसीलिए यहाँ पे इन phenylketonuria क्या होता है कि यहाँ, और वैसे हम इसे अभी हम कौन सी टाइप के डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट, दिस इज NURIA, न्यूरिया। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। सो ये जो है डिजीज, ये भी कैसा डिसऑर्डर है? इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल recessive. It is autosomal recessive disease, yeah, disorder you can say. Okay, so phenylketonuria is inborn metabolic or autosomal recessive disorder. It was discovered by, ये किसने डिस्कवर किया था? So it was discovered by Pauling. Phenylketonuria was discovered by, Pauling in 1934. So you can say that it is inborn disease, it is inborn metabolic disease, and it was autosomal recessive disorder, and this was discovered by Pauling in 1934. अब हम देखते हैं कि हमारे फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है ऐसा कि जिसकी वजह से बच्चा है वो डिसऑर्डर में चला जाता है। सो देयर इज इन नॉर्मल कंडीशन, आप ये देखिए कि नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल हेटेरोजाइगस नॉर्मल इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं हम। नॉर्मल इंडिविजुअल, तो यहाँ नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या होता है? फिनाइललाइन इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। फिनाइललाइन अमीनो एसिड का एक टाइप का अमीनो एसिड है, और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे लीवर में होता है ये सब। In liver, it convert into another amino acid, and that another amino acid is known as tyrosine. Are you getting my point? Phenylalanine amino acid and phenylalanine convert into tyrosine in normal individual. Normally ये बता रहा है कि normally हमारा phenylalanine है वो एक अमीनो एसिड है, वो एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है? टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर टायरोसिन है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर में, जिसे हम बोलते हैं डोपामिन, which is a न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, और ये डोपामिन हमारे ब्रेन की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए it is requirement to achieve a proper amount of dopamine. और डोपामिन कैसे मिला देखो भाई, फिनाइलएलाइन है एक अमीनो एसिड, वो कन्वर्ट हो जाता है, हम नॉर्मल पर्सन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, टायरोसिन कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में, और डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन की एक्टिविटी के लिए। अब फिनाइलएलाइन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, तो देयर इज conversion, this conversion occur in the presence of enzyme, and enzyme कौन सा है, presence of enzyme, and enzyme is phenylalanine hydroxylase enzyme, this phenylalanine hydroxylase मतलब इसको हाइड्रोलाइसिस कर देता है, as a result टायरोसिन फॉर्मेशन अकर, तो टायरोसिन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन से डोपामिन, और डोपामिन हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ दिस वाज द केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है, बट अफेक्टेड इंडिविजुअल दिस अकर इन लीवर, ये फिनाइलएलाइन से टायरोसिन में जो कन्वर्जन होता है ये हमारे लीवर में होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल दिस इज, बट व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो वी कैन से फिनाइल कीटोन्यूरिया, this is the normal individual, normal condition you can say, and this is person which is affected by phenylketonuria, so affected person या affected individuals. Now what happened during this, let's see. Phenylalanine amino acid, okay, now नॉर्मल तो क्या है, कन्वर्जन होना चाहिए टायरोसिन में, बट क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज है, नाउ व्हाट हैपन इन अफेक्टेड इंडिविजुअल, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे ये एंजाइम खत्म हो जाता है, ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फिनाइलएलाइन, तो यहाँ हमारा एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एब्सेंस ऑफ phenylalanine hydroxylase enzyme, phenylalanine hydroxylase enzyme है ही नहीं हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, तो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है, एब्सेंस बोला ना, एब्सेंस ऑफ फिनाइलएलाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, तो यहाँ हमारा फिनाइलएलाइन टायरोसिन में कन्वर्ट ना होके फिनाइलएलाइन ही रह जाएगा, it will be phenylalanine, it will be phenylalanine, so that phenylalanine जो है हमारा, that is the alanine, phenylalanine. Now this phenylalanine, absence of phenylalanine hydroxylase enzyme, यहाँ पे phenylalanine hydroxylase enzyme नहीं होता, इसीलिए phenylalanine है हमारा, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, और वो किसमें ही रह जाता है, that remain in phenylalanine amino acid, as a result यहाँ पे बहुत सारा phenylalanine हो जाता है, so that hyperphenylalanine condition occur, we can say that hyperphenylalanine condition, and ये phenylalanine इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि it accumulate in this accumulation, as a result accumulation of phenylalanine as well as pyruvic acid, फिनाइलएलाइन as well as किस की, फिनाइलएलाइन की और पायरुविक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, पायरुविक एसिड, पायरुवेट यू कैन से, ठीक है, और ये कहाँ हो जाती है इसकी एक्यूमुलेशन, पायरुविक एसिड की एक्यूमुलेशन या फिनाइलएलाइन की एक्यूमुलेशन है वो कहाँ हो जाएगी, दैट अकर्स इन ब्रेन
and excretion, it also excreted by kidney in urine. यहाँ पे फिनाइल एलाइन है हमारा, वो यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीटेड हो जाता है। तो ये केस है जहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज होती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये डिस्कवर्ड किसने किया था? इट इज अ टाइप ऑफ इनबोर्न मेटाबॉलिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एंड it was discovered by Pauling in 1934. In normal case, phenylalanine convert into tyrosine and tyrosine into dopamine. But because this conversion occur in the presence of enzyme phenylalanine hydroxylase enzyme. But what happened during the phenylketonuria? Here, this enzyme is not present. ये एंजाइम नहीं बन पाता है। और ये एंजाइम क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम है उसका जो एंजाइम जब बनता है तो एंजाइम बनने से पहले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे जीन। तो यहाँ हमारे जो जीन है वो अफेक्टेड होते हैं, वो जीन अफेक्टेड होते हैं जो आगे जाके फिनाइल एलाइन हाइड्रोक्सिलेज की फॉर्मेशन करते हैं। ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सम एलील्स, डिलीशन और म्यूटेशन अकर, तो यहाँ पे कुछ म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो एलील नहीं बन पाते, जो हमारे फिनाइल एलाइन को वो एलील एंजाइम नहीं बना पाते, जो एंजाइम हमारे फिनाइल एलाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। So I think you go to the point. फिनाइललाइन कौन सी डिजीज है? ये वो डिजीज है जिसमें एंजाइम फिनाइललाइन हाइड्रोक्सिलेज खत्म हो जाता है, बनता ही नहीं है। और फिनाइललाइन हाइड्रोक्सिलेज का काम है फिनाइललाइन अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देना, और फिर टायरोसिन है वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। और डोपामिन बहुत ही अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत अच्छे से प्रोसीड करने में हेल्प करता है। लेकिन अफेक्टेड इंडिविजुअल में ये नहीं बन पाता, तो फाइनली डोपामिन भी नहीं बन पाता, और डोपामिन नहीं बन पाएगा तो जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। सो एंड ये जो हमारा फिनाइललाइन है, इट एक्यूमुलेट्स इन ब्रेन एंड हाइपर फिनाइललाइन केस हो जाता है ना, हाइपर फिनाइललाइन अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिनाइल एलाइन है ये हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है। और इसके अलावा ये यूरिन में भी पाया जाता है, तो यूरिन के थ्रू ये किडनी इसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि एंजाइम है वो कैसे उसमें क्या हुआ ऐसा। तो यहाँ पे लैक ऑफ एंजाइम, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लैक ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कमी क्यों है? एंजाइम ड्यू टू म्यूटेशन और यू कैन से डिलीशन in allele, mutation or deletion in alleles present on chromosome 12। ओके, ये कौन से इनका जो एंजाइम है, जो हमारे वो एंजाइम या वो एलील विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? फिनाइललाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइललाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, वो एलील जो फिनाइललाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं, वो एलील कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं? वो एलील प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम 12, ऑटोसोमल दैट इज, इसीलिए इसे हम ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। सो द एलील
are present on, which are responsible for formation of this enzyme phenylalanine hydroxylase, these are present on chromosome 12. तो यहाँ क्रोमोसोम 12 के इन्हीं एलील का या तो डिलीशन हो जाता है या फिर ये म्यूटेट हो जाते हैं. As the result, no formation of phenylalanine hydroxylase enzyme. So you can write as the result, no formation of enzyme. और ये पहले भी लिखा हुआ है लैक ऑफ एंजाइम. एंजाइम इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि म्यूटेशन और डिलीशन हो जाता है उन एलील्स पे जो एलील्स क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट होते हैं. और ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं ये एंजाइम हमारे हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइललाइन हाइड्रोक्सिलेज की फॉर्मेशन करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम. नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग में जो बेबी होता है दैट इज नॉर्मल एट द बर्थ, बट आफ्टर सम टाइम there is the accumulation inside its body, there is a accumulation of phenylalanine or pyruvic acid start to take place. यहाँ पे प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा फिनाइललाइन की प्रेजेंस होनी शुरू हो जाती है. सो यू कैन से दैट एट द स्टार्टिंग स्टेज the baby is normal. बेबी नॉर्मल होता है बट आफ्टर सम टाइम it's a plasma, it's a blood plasma, start to full, it's a blood plasma start to accumulate phenylalanine. And there is no conversion of tyrosine, and this accumulation also occur in this accumulation, its accumulation phenylalanine का accumulation है. So and its accumulation also occur in brain. ब्रेन में एक्यूमुलेशन फिनाइललाइन का हो जाता है तो क्या हो जाएगा एज द रिजल्ट रिटार्डेशन ऑफ ब्रेन. ओके, यहाँ पे ब्रेन का रिटार्डेशन होना शुरू हो जाता है, ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है. तो यहाँ हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारे जो स्टार्टिंग में जो बेबी होता है वो नॉर्मल होता है, बट कुछ टाइम के बाद उसके प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में फिनाइललाइन मिलना शुरू हो जाता है और फाइनली वो हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन है उसकी एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. सो एज अ रिजल्ट रिटार्डेशन ऑफ ब्रेन एज वेल एज इसके अलावा the excretion of amino acid. कौन सा amino acid? phenylalanine. Excretion of amino acid in urine occur. यूरिन में हमारे यूरिन में जो हमारा ब्लड, यूरिन में जो हमारा फिनाइललाइन है
उसका एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज पे, दैट इज थैलेसेमिया। थैलेसेमिया हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज, नेक्स्ट मेंटलियन डिसऑर्डर एंड नेक्स्ट दैट इज द थैलेसेमिया। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया में देखा हमने कि एंजाइम की डेफिशिएंसी है, यहाँ थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया, जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था कि सिकल सेल एनीमिया में बीटा जो चेन थी हीमोग्लोबिन की दैट वाज अफेक्टेड। और नाउ अबाउट थैलेसेमिया, दिस इज आल्सो defective hemoglobin disease, so we can say this is also due to the defective hemoglobin। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से जो डिजीज होती है, और यहाँ हीमोग्लोबिन की काफी चेन होती है, अल्फा बीटा डेल्टा, सो दैट इट अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट थैलेसेमिया इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज। इट इज ऑटोसोमल क्यों है ये? क्योंकि ये क्रोमोसोम 11th पे ये इनकी वजह से जो जीन्स हैं जो अफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, वो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज in which appears in children of two unaffected carriers। पेरेंट्स होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे बट वो कैरियर होंगे। जब दो अनअफेक्टेड कैरियर इंडिविजुअल्स होते हैं, उनसे जो नई जनरेशन प्रोड्यूस होती है वहाँ ऑटोसोमल ब्लड रिसेसिव ब्लड डिजीज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द थैलेसेमिया। ये कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक हियर दैट किसने इसको डिस्कवर किया। सो हमारी जो थैलेसेमिया डिजीज है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय कुली इन 1925 एंड फिनाइलकेटोन्यूरिया दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1934 बाय फॉलोइंग। ओके, ये डिस्कवर की गई थी, कुली ने डिस्कवर किया था इसको, बट जो थैलेसेमिया टर्म दी थी that term was given by Whipple and Bradford। कब दी गई? व्हिपल ने और ब्रैडफोर्ड ने टर्म दी थी। द टर्म थैलेसेमिया was given by Whipple and Bradford in 1932। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ये जो डिफेक्ट है ये कैसे होता है? दिस डिफेक्ट अकर ड्यू टू म्यूटेशन or deletion of the gene which controlling the formation of globin chain। ग्लोबिन कौन सी? हीमोग्लोबिन की जो चेन है, हीमोग्लोबिन की चेन है, that is having हीमोग्लोबिन। आज आपको पता है हीमोग्लोबिन, हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था तब भी देखा था कि हीमोग्लोबिन है वो दो, that is a type of conjugated protein and it is made up of two group। एक हीम ग्रुप है और दूसरा है दैट इज ग्लोबिन। तो यहाँ ये जो ग्लोबिन है ये एक टाइप का प्रोटीन होता है, और हीम ग्रुप तो पता ही है आपको, हीम ग्रुप होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। एंड दिस ग्लोबिन हैविंग द चेन अल्फा बीटा एंड डेल्टा, अल्फा दिस इज अ बीटा एंड डेल्टा। तो यहाँ अगर सिर्फ बीटा चेन पे ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलिन की जो प्लेसमेंट हुई थी वो तो हमारी डिजीज थी सिकल सेल एनीमिया। लेकिन अगर क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट जीन जो यहाँ बीटा चेन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, अल्फा चेन बनाने में हेल्प कर रहे हैं और डेल्टा चेन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, यहाँ इन तीनों की जो फॉर्मेशन करने वाले जीन हैं विच आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 11, जो कि क्रोमोसोम 11 पे लोकेटेड होते हैं, उनमें म्यूटेशन या डिलीशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों चेन प्रॉपर नहीं बन पाती। और तीनों चेन अलग अलग, अगर अल्फा चेन प्रॉपर नहीं बन पाएगी तो उसे हम बोलेंगे अल्फा थैलेसेमिया। अगर बीटा चेन प्रॉपर नहीं बन पाएगी
तो उसे हम बोलेंगे बीटा थैलेसेमिया। और अगर डेल्टा चेन प्रॉपर नहीं बन पाएगी देन विल से दैट दैट इज द डेल्टा थैलेसेमिया। तो देखिए अभी आप कि थैलेसेमिया है वो 3 टाइप का होता है। थैलेसेमिया इज ऑफ 3 टाइप, अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया एंड डेल्टा थैलेसेमिया। एंड इनका नाम किस बेस पे है? ड्यू टू द देयर नेम इज बेस्ड ऑन द डिफेक्टिव चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, defective chain of globin. So thalassemia is of 3 types. First is alpha thalassemia. Second is beta thalassemia. And third one is delta thalassemia. What is alpha thalassemia? This is due to, this disease, this type of thalassemia, occur due to defective gene which are responsible for formation of alpha chain of hemoglobin. हीमोग्लोबिन की जो अल्फा चेन बनाते हैं उनके जीन में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो अल्फा चेन नहीं बन पाती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज अल्फा थैलेसेमिया हीमोग्लोबिन। ओके, नाउ बीटा थैलेसेमिया, दिस इज, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये जो जीन है, these genes are present on chromosome 11. So that beta thalassemia, the type of thalassemia which occurs due to defective gene या ड्यू टू द म्यूटेशन भी बोल सकते हो आप, डिलीशन भी बोल सकते हो, ड्यू टू म्यूटेशन इन एलील HBB on gene present on chromosome 11. जो बीटा थैलेसेमिया है वो उन जीन में डिफेक्शन हो जाता है जो जीन एलील कौन से हैं? HBB, ओके, एंड वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम 11 पे जो जीन बीटा थैलेसेमिया, बीटा चेन बनाता है हीमोग्लोबिन की, वो डिफेक्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट नो फॉर्मेशन ऑफ बीटा चेन, as a result no proper formation of, या defective formation कह सकते हो, no formation of proper beta chain of hemoglobin. Next, delta thalassemia है, ये क्या है? This is also the type of thalassemia which occurs due to mutation
mutation in allele HBD of genes present on chromosome 11. ओके, तो ये हमारी टाइप्स थी हमारे थैलेसेमिया की थैलेसेमिया है वो 3 टाइप्स का होता है, अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया एंड डेल्टा थैलेसेमिया। अगर अल्फा चेन नहीं बन पाती हीमोग्लोबिन की तो उस डिजीज को थैलेसेमिया को हम क्या बोलते हैं, अल्फा थैलेसेमिया। अगर बीटा चेन नहीं बन पाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीटा थैलेसेमिया। अगर डेल्टा चेन नहीं बन पाती हमारे हीमोग्लोबिन की तो हम उसे बोलते हैं डेल्टा थैलेसेमिया। ये बहुत ही माइनर टाइप का थैलेसेमिया है। This is the minor type of thalassemia. So this was about Mendelian disorder. If you having any problem related to these topics, then you can comment in comment box. Thank you and have a nice day.